चलिए सर, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट को स्टार्ट करें। मैंने आपको पहले ही बोला कि ये 14 के 14 पेज इंपॉर्टेंट नहीं है, गाइडलाइंस है, कुछ कुछ बातें सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए हैं। इफेक्टिव बातें 1 या 2 पेज में ही समा जाएगी, और वो भी समरी में अभी क्लास में आपको बना दूंगा। इस चैप्टर की समरी में क्लास में भी आपको बना दूंगा, खुश हो जाओ, है ना। हाँ, जो ये 8 से 10 मार्क्स है, 10 तो नहीं बट हाँ 6 से 8 मार्क्स तक की रेंज आपकी इसमें आ सकती है। और आपने थोड़ा बहुत पीछे पढ़ा, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट सिर्फ कंपनी के लिए है, फॉर्म एलएलपी एचयूएफ के लिए नहीं है। रेसिडेंशियल स्टेटस डिटर्मिनेशन अगर आप फर्म का करते हो, एचयूएफ का करते हो, एलएलपी का करते हो, तो वहां वर्ड है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वर्ड ही पहले कंपनी के लिए था, लेकिन इंटरनेशनली जितने भी डीटीडब्ल्यूए हैं या दूसरी कंट्री जो डेवलप्ड है, वहां हर जगह इसी का कॉन्सेप्ट चलता है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का। तो हमने क्या किया, हमने जस्ट उस इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट कर लिया इंडिया में। ठीक, जैसे इंडिया में टीडीएस है, बाहर विथहोल्डिंग टैक्स है, राइट। इंडिया में हम लोग बोलते हैं प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, बाहर बोला जाता है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। इंडिया में बोलते हैं बिजनेस कनेक्शन, बाहर बोला जाता है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। वैसे ही इंडिया में वर्ड है था कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, और बाहर वर्ड था कंपनी के लिए प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। हमने उसको अडॉप्ट कर लिया ताकि ज्यादा कंफ्लिक्ट ना हो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट किस पे अप्लाई हो रहा है, फॉरेन कंपनी पे। फॉरेन कंपनी कहां की है, बाहर की, जर्मनी की, फ्रांस की, यूएस की, और उन्हें कंट्रोल एंड मैनेजमेंट समझ में नहीं आता। दे आर फैमिलियर विद द वर्ड प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, मतलब उन्हें उन्हीं की भाषा में समझाओ। ऐसा कुछ हमने किया और उसके लिए गाइडलाइंस इशू कर दी। ठीक, और आपने पहले क्लास में क्या पढ़ा हुआ है, चलो आते हैं फिलहाल इसमें। सर, मैंने यहां पर कुछ समरी पॉइंट्स बनाए हैं, इसमें आपके एमसीक्यू भी बन जाएंगे एग्जाम के, और एग्जाम का जो 6 से 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट से रिलेटेड, जिसके लिए आज हम इस क्लास में आए, वो भी आपका कवर हो जाएगा। बाकी सारी चीजें बकवास हैं उस 14 पेज में, कुछ तो कटवा भी दूंगा, आपका काम इजी करवा दूंगा आपका, है ना। आखिरी पड़ाव में है, आप वॉल्यूम 4 के आखिरी पड़ाव में है, राइट। सर कहता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट POEM इंडियन कंपनी के लिए नहीं देखते, फॉर्म एलएलपी एचयूएफ इन सब पे आप मत लगाना। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ते हैं, टू डिसाइड वेदर अ फॉरेन कंपनी इज अ रेसिडेंट इन इंडिया और नॉट। सर इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट होती है, इंडियन कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं निकालते, इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट है। तो सर फिर किसका, कंपनी अदर देन इंडियन कंपनी, दैट इज फॉरेन कंपनी, अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो बोला सर जरूरत क्या है, तो सर बेसिकली क्या होता है, कुछ इंडियन रेसिडेंट्स और इंडियन कंपनी ही ऐसा कुछ प्लानिंग करती हैं। सर ये जो इंडिया के रेसिडेंट हैं, इंडियन रेसिडेंट्स, और यू कैन से इंडियन रेसिडेंट्स, मतलब आप ऐसे समझो कि क्यों लोग इंडिया में, ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों है। सर कुछ इंडिया के जो रेसिडेंट इंडिविजुअल्स हैं वो लोग, और या फिर जो इंडिया की इंडियन कंपनीज हैं वो इंडियन कंपनी, ये लोग जनरली क्या करते हैं, कंपनी बनाते हैं इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। और फिर ये लोग क्या करते हैं, इंडिया में भी काम करते हैं और फॉरेन कंट्री में भी काम करते हैं। अगर ये लोग रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, इंडियन कंपनीज, ये लोग अगर यहीं से इंडिया का काम करते और बाहर का काम करते, तो फिर इनकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाती। पढ़ते हैं ना, एक इंडियन कंपनी रेसिडेंट मतलब पूरे वर्ल्ड की इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। एक रेसिडेंट इंडिविजुअल जो ROR है और वो बहुत बड़े बड़े काम करना चाहता है देश में भी और विदेश में भी, अगर वो यहीं से बैठा बैठा अपनी कंपनी के थ्रू इंडिया में और इंडिया के बाहर काम करे, तो पूरे वर्ल्ड की इनकम पर उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। तो इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, बाहर कंपनी बनाते हैं खाली नाम का, दुबई में जाके कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी, किसी टैक्स हेवन में जाके कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी, और मैनेज यहीं से करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, दिखाने को, इनकम टैक्स को दिखाने को बोलते हैं कि जी कंपनी बाहर की है, दुबई की, सिंगापुर की, हांगकांग की, और वहीं से हम चाइना का बिजनेस कर रहे हैं,
और वहां से हम इंडिया का बिजनेस कर रहे हैं, तो चलो तुम इंडिया के बिजनेस पे टैक्स ले लो, चाइना के बिजनेस पे टैक्स मत लो। लेकिन अंदर की बात यह होती है कि इंडिया की ही पूरी मैनेजमेंट, इंडिया की ही पूरी टीम लगी पड़ी रहती है इंडियन बिजनेस में भी और चाइनीज बिजनेस में भी। जानबूझकर ये लोग क्या करते हैं, बाहर एक होल्डिंग कंपनी क्रिएट कर देते हैं कि ना हम इंडिया की नहीं है, होंगे शेयर होल्डर हैं इंडिया के, डायरेक्टर हैं इंडिया के, लेकिन हम कंपनी, क्या बोलते हैं ये लोग, होंगे शेयर होल्डर डायरेक्टर, शेयर होल्डर इंडिया के होंगे, डायरेक्टर इंडिया के होंगे जी, हम तो बाहर की कंपनी है, कंपनी बाहर की है। अब जैसे मान लो मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुकेश अंबानी इंडिया के हो गए और रिलायंस इंडस्ट्रीज भी इंडिया की हो गई। अब मान लो ये अपने बच्चों को एक बाहर वर्ल्ड में, बाहर किसी भी कंट्री में कंपनी क्रिएट करके और वहां पे शेयर होल्डर बना दें, डायरेक्टर बना दें, और फिर वहां से इंडिया का बिजनेस और बाहर का बिजनेस पूरे वर्ल्ड में जो इन लोगों को 4-5 कंट्री में मान लो काम करना है तो वहां से कंट्रोल करें, तो हो गई ना टैक्स प्लानिंग। अगर इंडिया से ही 4-5 कंट्री को कंट्रोल करते तो सारा पैसे पे इंडिया में टैक्स देना पड़ता। तो ये लोग इंडिया के बाहर जब काम करते हैं तो सबसे पहले बाहर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं और वहां से फिर आगे ब्रांचेस के थ्रू और सब्सिडरी के थ्रू काम करते हैं, बाहर एक होल्डिंग बनाते हैं, होल्डिंग फिर आगे अलग अलग कंट्री में जा जाके काम करती है। अब गवर्नमेंट इसको चेक कर रही है कि भाई अगर मैं इस बाहर जो कंपनी है इसका पीओईएम अगर मैं इंडिया ले आऊं तो सारी इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। तो लोग इनकम टैक्स को बेवकूफ बनाने के लिए बाहर एक कंपनी क्रिएट करते हैं, जबकि उसकी मैनेजमेंट पावर, डिसीजन मेकिंग थिंग्स सब इंडिया में ही रहती है। इंडियन है ना, इंडियंस कंपनी ने बाहर एक कंपनी बना ली, मैनेजमेंट तो इंडिया में ही रखेंगे। इंडियन जो रेसिडेंट्स हैं वो बाहर की कंपनी के बन गए जाके शेयर होल्डर डायरेक्टर, लेकिन है वो इंडिया में ही। तो गवर्नमेंट बोलती है तुम खाली कंपनी बाहर इनकॉर्पोरेट कर लिए, चलो ठीक है, तुम इंडियन कंपनी नहीं हो, तुम फॉरेन कंपनी हो, लेकिन उसको चला रहे हो तुम इंडिया से ही, तो हम इसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया मानेंगे और इस फॉरेन कंपनी को इंडिया का रेसिडेंट मानेंगे और इंडिया में इसको अपनी ग्लोबल इनकम पर टैक्स देना होगा। यह कॉन्सेप्ट है बेसिकली, जिसके लिए हम इंडिया में क्या पढ़ रहे हैं, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। ठीक है, जानबूझकर इंडिया में टैक्स अवॉइड करने के लिए आपने एक बाहर कंपनी बना दी, लेकिन इनका मेन काम इंडिया में ही हो रहा है, मैक्सिमम एसेट्स इनके इंडिया में ही है, मैक्सिमम एम्प्लॉय इंडिया में ही है, डिसीजन मेकिंग का काम भी इंडिया में ही होता है। जो इस कंपनी के बड़े बड़े डिपार्टमेंट हेड्स हैं, इंक्लूडिंग डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग्स के जो डायरेक्टर्स हैं वो सब जनरली इंडिया के ही हैं। तो फिर बाहर कंपनी इनकॉर्पोरेट करके तुमने सिर्फ टैक्स प्लानिंग कर रखी है कि चलो बाहर इन कंपनी इनकॉर्पोरेट कर देते हैं तो इससे इंडिया में क्या बन जाएंगे, नॉन रेसिडेंट। बस इसको रोकने के लिए क्या पढ़ रहे हैं, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट। आइए वापस वो एक हिस्ट्री बताई इस टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए। कहता है एक कंपनी है जो बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक। लेकिन अब मैं इसके बैकग्राउंड क्या है भाई, इसके शेयर होल्डर पक्का इंडिया के होंगे, इनके जो डायरेक्टर्स हैं, जो मैनेजमेंट है वो इंडिया की होगी, इस कंपनी के जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो इंडिया से लिए जा रहे होंगे, ऐसा आपके मन में आना चाहिए अब इस क्लास में। कहता है अब इस फॉरेन कंपनी को हम रेसिडेंट इन इंडिया ट्रीट कर देंगे अगर इफ इसका पीओईएम उस ईयर का, जिस ईयर में हम पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर 21-22, इंडिया में हो। तो ये बात तो तुमको पहले पढ़ाई सेक्शन 6(3). कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया की रेसिडेंट कहलाएगी अगर उस ईयर में उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में हो। अब ध्यान रखना, जैसे हर साल स्टेटस निकालते हैं, हर साल आप स्टेटस निकालते हो, वैसे ही हर साल आपको पीओईएम डिटरमाइन करना पड़ेगा कि वेदर इट इज इंडिया और नॉट एज पर द गाइडलाइंस। गाइडलाइंस अभी पढ़ रहे हैं हम लोग। सर ध्यान रखना, पीओईएम के कारण अगर फॉरेन कंपनी रेसिडेंट बन भी गई तो टैक्स रेट 40 ही रहेगा, टैक्स रेट 30 नहीं हो जाएगा, टैक्स रेट 30% नहीं हो जाएगा। फॉरेन कंपनी रेसिडेंट बन गई तो फॉरेन कंपनी रेसिडेंट बनने से क्या होगा, ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया और टैक्स रेट कितना, 40%। तो ऐसे काम करना ही मत, है ना। तुम रेसिडेंट नहीं बनना चाहते थे इसीलिए बाहर कंपनी इनकॉर्पोरेट की और इंडिया में ऐसा गाइडलाइंस आ गया जिससे तुमको रेसिडेंट बना दिया जाएगा और टैक्स रेट 30 नहीं 40। तो ऐसा काम करते ही क्यों। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला छोटी कंपनियों को हम बाहर करते हैं इस गाइडलाइन से
POEM guidelines is not relevant if gross receipts or turnover of a foreign company does not exceeds 50 crores. MCQ के लिए ये लिमिट याद रखना, आपके नोट्स में भी ये लिमिट यहां दे रखी है पहले पेज पे। बुक से रिवाइज कर लो या आप नोट से रिवाइज कर लो, यहां मैंने MCQ मार्क कर दिया आपके लिए। क्लियर? तो अब यहां तक तो आ गए। अब सर POEM गाइडलाइंस है क्या? POEM गाइडलाइंस है क्या? तो कुछ नहीं करना है। किसी फॉरेन कंपनी को अगर इंडिया का रेसिडेंट बनाना है, किसी फॉरेन कंपनी को इंडिया का रेसिडेंट बनाना है, ठीक, तो उसका तुम प्रूफ करना पड़ेगा, तुमको प्रूफ करना पड़ेगा कि कंपनी एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया में इंगेज्ड नहीं है। क्या बनाना हम चाहते हैं फॉरेन कंपनी को? इंडिया का रेसिडेंट। तो उसके लिए पहले ये प्रूफ करो कि ये एक्टिवली बाहर इंगेज नहीं है। कहां है? इंडिया में इसका एक्टिव लोकेशन है वर्क का। सर ये कैसे प्रूफ करेंगे? यही तो सीखना है सर। ये फॉरेन कंपनी, ये जो गाइडलाइंस के स्टेप 1 स्टेप 2 है, बोलता है इस फॉरेन कंपनी को हम नॉन रेसिडेंट मान लेंगे अगर इसका पहला, ये कंपनी एक्टिवली बिजनेस आउटसाइड इंडिया कर रही है, कंपनी इंगेज्ड इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, एंड अगर हम ये प्रूफ कर दें कि इस कंपनी के मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग्स, आधे से अधिक मीटिंग्स अगर इंडिया के बाहर हो रहे हैं, दोनों चीज इंडिया के बाहर चली जाए, दोनों चीज बाहर चली जाए, तो POEM कहां चला जाएगा? आउटसाइड इंडिया। एंड फाइनल स्टेटस क्या होगा? नॉन रेसिडेंट। यानी अगर दोनों चीज इंडिया आ जाए तो मतलब अगर एक कंपनी इंगेज्ड इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया हम प्रूफ ना कर पाए तो फिर इंडिया, और उसके अलावा हम ये प्रूफ कर दें कि इसके सारे मैनेजमेंट डिसीजंस इंडिया से लिए जा रहे हैं, तो क्या बन जाएगा? रेसिडेंट। लेकिन ना देखो, कंपनी को रेसिडेंट इन इंडिया कहेंगे, ऐसा कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। जनरली दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक जिसमें आपको प्रूफ करना पड़ता है कि कंपनी एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया में इंगेज्ड है या नहीं, बस खत्म। तुम्हें कुछ डेटा दिया रहेगा और बोला जाएगा कि इस डेटा को पढ़ के बताओ कि कंपनी एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया में इंगेज्ड है या नहीं। फॉरेन कंपनी है, इंडिया में क्या बनना नहीं चाहती है? रेसिडेंट बनना नहीं चाहती है, तो इसको प्रूफ करना होगा कि इसका एक्टिव बिजनेस इंडिया के बाहर है। एक ये क्वेश्चन पूछता है, और या फिर सीधा आपको डेटा दिया रहेगा और उसमें बोलेगा इस कंपनी का स्टेटस बताओ, जिसका फाइनल आंसर NR ही रहेगा, क्योंकि तुम प्रूफ कर पाओगे उस क्वेश्चन में कि कंपनी, पहला स्टेप इसका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, एंड दूसरा स्टेप इसकी आधे से अधिक बोर्ड मीटिंग इंडिया के बाहर हो रही है। ये एक फिक्स गाइडलाइंस है फॉरेन कंपनी के लिए कि सुनो फॉरेन कंपनी, हम तुम्हें इंडिया का, देखो इस गाइडलाइंस का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि सुनो फॉरेन कंपनी, तुम अगर ये कंडीशन फुलफिल कर लेते हो तो हम तुम्हें इंडिया का रेसिडेंट नहीं बनाएंगे। इंडिया ने गाइडलाइंस इशू कर दिया, फॉरेन कंपनी इंडिया में रेसिडेंट नहीं बनना चाहते हो, ये दोनों गाइडलाइंस फॉलो कर लो, दोनों कंडीशन फॉलो कर लो। एक, तुम्हारा बिजनेस इंडिया के बाहर होना चाहिए, एक्टिव बिजनेस। दूसरा, तुम्हारे आधे से अधिक बोर्ड मीटिंग इंडिया के बाहर होनी चाहिए। अगर ऐसा तुम प्रूफ कर दोगे तो तुम्हारा POEM बाहर और इंडिया में तुम नॉन रेसिडेंट, बस। ठीक है? तो कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आके क्लेम करे कि आई एम नॉट अ रेसिडेंट, तो उसको दो चीजें प्रूफ करनी है, ही इज एंगेज्ड इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, एंड उसकी जो बोर्ड मीटिंग्स है मेजोरिटी इंडिया के बाहर होती है, भले किसी भी कंट्री में हो, इंडिया के बाहर होनी चाहिए। मान लो 5 मीटिंग है तो 3 इंडिया के बाहर हो। अब 3 इंडिया के बाहर में मान लो ये दुबई की कंपनी है, तो जरूरी नहीं कि वो तीनों मीटिंग दुबई में हो, दुबई, सिंगापुर, हांगकांग कहीं हो, इंडिया में ना हो। तो यही अब हमारा पर्पस है। देखो यहां तो कुछ करना नहीं है आपको, मेजोरिटी मीटिंग्स वो तो 5 में से 3, 7 में से 4, 10 में से 6। आपको सिर्फ इतना ही अब जानना है कि कोई कंपनी एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया कब कहलाएगी, अ कंपनी इज एंगेज्ड इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया कब कहलाएगी। बस तुमको एग्जाम के लिए इसकी तैयारी करनी है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए और एज वेल एज थ्योरी के लिए। तो सर अगर कोई कंपनी, फॉरेन कंपनी जो फॉरेन में इनकॉर्पोरेटेड है, फॉरेन में रजिस्टर्ड है, हम उसको कब कहेंगे
कि दैट कंपनी इज एंगेज्ड इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। यही एग्जाम का थ्योरी क्वेश्चन भी होता है। सर इन इंडिया नहीं पूछेगा तुमसे पूछेगा एक कंपनी, फॉरेन कंपनी एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया में एंगेज्ड कब मानी जाती है। 4 कंडीशन है, चारों सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। आपके पास कंडीशन 1 है यहां पे, उसके बाद आपके पास सामने में दूसरी कंडीशन है, आपके पास सामने में तीसरी कंडीशन है और आपके पास सामने में 4 कंडीशन है, चौथी कंडीशन। अगर तुम चारों कंडीशंस अपने फेवर में ले गए, ऑल 4 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, अपने फेवर में ले गए, तो हम तुम्हें क्या कहेंगे, अ कंपनी विच इज एंगेज्ड इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। और अब इसके साथ तुम प्रूफ कर दो कि तुम्हारी आधे से ज्यादा मीटिंग इंडिया के बाहर होती है, बोर्ड मीटिंग, शेयर होल्डर मीटिंग नहीं, बोर्ड मीटिंग, तो हम तुम्हें इंडिया में रेसिडेंट बना ही नहीं पाएंगे। तो इन गाइडलाइंस को पढ़ने के बाद फॉरेन कंपनी अपने बिजनेस का स्ट्रक्चर इस तरीके से करती है इंडिया और इंडिया के बाहर। मान लो कोई फॉरेन कंपनी है और फॉरेन कंपनी को लालच है इंडिया में भी काम करना है और इंडिया के बाहर भी काम करना है, इंडिया में भी उसको ब्रांचेस खोलने हैं और बाहर भी ब्रांचेस खोलने हैं। लालच क्यों है ऐसा? क्योंकि असली में उसके जो मालिकाना हक हैं, मैनेजमेंट है, शेयर होल्डर हैं, उनके जो हेड्स हैं वो जनरली इंडिया में ही बैठ रहे हैं। तुमने जानबूझकर इंडिया में टैक्स की चोरी करने के लिए बाहर कंपनी बनाई, फिर भी चलो बना ली, अब चोरी करनी है तो अच्छे से करो। अपने बिजनेस को इस तरीके से स्ट्रक्चर करो कि ये सारे कंडीशंस तुम्हारे फेवर में आ जाएं। 4 कंडीशन है, चारों कंडीशन तुम्हारे फेवर में आ जाएंगे, क्या कहलाओगे, यू आर एंगेज्ड इन बिजनेस, यू आर एंगेज्ड इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। और तुम्हारी मान लो टोटल 1 साल में 10 बोर्ड मीटिंग होनी है, उसमें से 6 मीटिंग बाहर कर लो। अरे मीटिंग के समय सारे डायरेक्टर को बाहर बुला लो। मान लो कुछ डायरेक्टर इंडिया में रहते हैं, जब मीटिंग कर रहे होगे तो सारे को बाहर बुला लो, बाहर घूमना भी हो गया, मीटिंग भी कर लो, वापस अपनी अपनी कंट्री में आ जाओ, इंक्लूडिंग इंडिया में आ जाओ। और मान लो इंडिया में ही रहते हैं डायरेक्टर, तो मीटिंग जब हो तो बाहर चले जाएं, बाहर की कंट्री भी घूम लेंगे, मीटिंग भी बाहर हो जाएगी। डिसीजन मेकिंग मीटिंग में ही होता है। एक कंपनी के डिसीजन मेकर, एक कंपनी कैसे काम करेगी, जनरली बोर्ड मीटिंग में ही डिसीजन होता है। तो इसीलिए यहां पे बोर्ड मीटिंग को बेस लिया गया है। अभी इन सभी पे आएंगे एक एक करके, ठीक। पहले लिख लो आप, ये सारे एग्जाम के समरी नोट है, खत्म यहां पे सिलेबस आपका। जैसे ही ये समझा दूंगा यहां तक, आप और हम सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन में चलेंगे। मतलब इस 14 पेज की समरी को मैंने आपके लिए 1 पेज में ला दिया या 2 पेज में, ठीक। इसी में एमसीक्यू है, इसी में प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। नोट्स में जाके कुछ पढ़ाना है वो मैं पढ़ा दूंगा। पहले ये सारा डिस्कशन करके सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन में चलेंगे जो 6 से 8 मार्क्स का आता है। अभी अगले आधे घंटे में हम वो क्वेश्चन करने लायक बन जाएंगे। पहले यहां तक लिख लो, यहां तक लिखना है। चलो मैं बताता चल दूंगा। फ्रेश पेज पे आ जाओ, पीओएम लिखो। एग्जाम नाइट में ये टॉपिक जरूर देख लेना, जो समरी नोट्स अभी बनाई है आपके लिए, ये जरूर देख लेना। बुक देखो ना देखो, बुक देखो ना देखो, ये रजिस्टर जरूर देख लेना जो समरी नोट्स मैंने आपके लिए बना दी। ये भी सेक्शन 6.3 में लिखा है। डन, वीडियो रोक के लिखा। इसी में कुछ आपके एमसीक्यूज बन जाएंगे। सर एग्जाम में पीओएम गाइडलाइंस पूछे तभी लिखना पीओएम गाइडलाइंस, वरना सिंपल आंसर लिखना, एक इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट होती है और कंपनी अदर देन इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी रेसिडेंट तभी होगी जब उसका पीओएम इंडिया में होगा। बस वहीं पे आप आंसर खत्म कर देना। अगर आपसे एग्जाम में पीओएम गाइडलाइंस नहीं पूछा है, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया नहीं पूछा है, कोई डेटा भी नहीं मालूम है उसके लिए क्वेश्चन में, तो क्यों जाना उन सब में, सीधा ऊपर वाली 2-2 लाइन पे आंसर दो। डन। एमसीक्यू 50 करोड़ वाली बात, एमसीक्यू 40% वाली बात ध्यान रखना। 40% टैक्स रेट लगेगा इवन इफ यू आर अ रेसिडेंट एज पर पीओएम गाइडलाइंस। एक फॉरेन कंपनी को हम नॉन रेसिडेंट कहेंगे अगर ये 2 स्टेप से क्रॉस कर जाए। पीओएम गाइडलाइंस कहती है पीओएम कैन बी एज्यूम्ड आउटसाइड इंडिया, मींस फॉरेन कंपनी को एनआर बना दो। कब?
अगर वो इंगेज्ड है एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया में एंड उसकी आधे से ज्यादा बोर्ड मीटिंग कहां होती है, इंडिया के बाहर, तो एज्यूम करो कि उसका पीओईएम इंडिया के बाहर है, मींस वो फॉरेन कंपनी है। तो ये भी तुमको ध्यान रखना है। डन, वीडियो रोक के लिखा। चलिए अब इसको लिखना नहीं है, पहले समझ लीजिए। सर हम फॉरेन कंपनी के फेवर में पढ़ रहे हैं। आप अभी पढ़ाई करते समय क्या इंटेंशन रखना, फॉरेन कंपनी को रेसिडेंट नहीं बनने देना है। क्या प्रूफ करना है कि ये नॉन रेसिडेंट है। कैसे प्रूफ करेंगे, इसका पीओईएम इंडिया के बाहर हो। कब होगा वो, जब इसका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया हो एंड आधे से अधिक मीटिंग इंडिया के बाहर हो। एक, इसका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया हो। दो, आधे से अधिक मीटिंग इंडिया के बाहर हो। तो तीन, क्या माना जाएगा, इसका पीओईएम बाहर है, एनहेंस नॉन रेसिडेंट। सर ये कंडीशन रेसिडेंट बनाने की नहीं है, नॉन रेसिडेंट बने रहने की है। ये कंडीशन से आप क्या बनेंगे, नॉन रेसिडेंट बनेंगे। क्या माना जाएगा, आपका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है। ये चार कंडीशन तो सिंपल आपको क्या बता रही है कि आपका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है। चारों फुलफिल होनी चाहिए, ऑल फोर कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड। इफ ऑल फोर आर इन योर फेवर, it will be presumed that your active business is outside India। अब उसमें एक और मिलाओ, क्या, आधे से अधिक की मीटिंग इंडिया से बाहर। फाइनल कंक्लूजन, पीओईएम इंडिया के बाहर। ये पीओईएम के पॉइंट नहीं है, पीओईएम के अंदर एक फैक्टर है एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, उसके पॉइंट है। कहता है तुम्हारा जो पैसिव इनकम है, बिना मेहनत से इनकम जो आ रही है, कैसी, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी, कैपिटल गेन। ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है, एटसेट्रा नहीं लगा हुआ है, लिस्ट फिक्स है। ठीक, लिस्ट जो आपकी है वो एटसेट्रा नहीं है, इसमें फिक्स लिस्ट है। फिक्स, पहला रेंट, दूसरा इंटरेस्ट, तीसरा डिविडेंड, चौथा रॉयल्टी, पांचवा कैपिटल गेन। एंड यू आर डीलिंग विथ योर एसोसिएटेड इंटरप्राइजेज, नॉट फ्रॉम द इंडिपेंडेंट पर्संस। ट्रांसफर प्राइसिंग जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, एसोसिएटेड इंटरप्राइजेज। कहता है तुम्हारी पैसिव इनकम इंडिया और इंडिया के बाहर, देखो तुम फॉरेन कंपनी हो, तुम्हारी इंडिया में भी एक्टिविटी चल रही है। सपोज करो तुम एक फॉरेन कंपनी हो, तुम्हारा इंडिया में भी ब्रांच है और बाहर भी ब्रांच है। इंडिया में ब्रांच है तभी तो हम तुम्हारा स्टेटस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वेदर यू आर अ रेसिडेंट और नॉट। तो उसके लिए तुमको प्रूफ करना पड़ेगा कि ओवरऑल इंडिया और इंडिया के बाहर सब जगह मिला के तुम्हारा पैसिव इनकम 50% या उससे कम है तुम्हारी टोटल इनकम के। यानी तुम्हारे पास अगर कोई इनकम है रेंट की, इंटरेस्ट की, डिविडेंड की, रॉयल्टी की, कैपिटल गेन की, चाहे वो इंडिया से हो या इंडिया के बाहर से, इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवरऑल तुम्हारी पूरी बैलेंस शीट में जो पैसिव इनकम है वो तुम्हारी पूरी टोटल इनकम का 50% और उससे कम होनी चाहिए। और इसी में एक और इनकम मिलाएंगे, अगर तुम अपनी एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस के साथ ही परचेज सेल का काम कर रहे हो, माल खरीदते हो, रॉ मटेरियल प्रोसेस करके फिनिश गुड्स उसी को बेच देते हो। एक होता है आपने एसोसिएटेड से माल खरीदा और कस्टमर को बेचा, तब वो उसमें काउंट, वो पैसिव इनकम नहीं माना जाएगा। एक होता है मैंने थर्ड पार्टी से खरीदा और अपनी एसोसिएटेड को बेचा, वो पैसिव नहीं माना जाएगा। पैसिव कब माना जाएगा, तुम अपनी एसोसिएटेड से ही गुड्स खरीद रहे हो और उसी को बेच रहे हो, उसी से खरीदते हो उसी को बेचते हो। सर मैं पागल हूं, नहीं, रॉ मटेरियल खरीदते हो फिनिश गुड्स बेचते हो। हां, अगर तुम पब्लिक डीलिंग करते ही नहीं हो तो वो फिर पैसिव इनकम का पार्ट होगा। ठीक, अब तुम एक बार वर्किंग करना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होगा, इसकी वर्किंग करके तुमको प्रूफ करना होगा कि देखो मेरी जो टोटल इनकम है फॉरेन कंपनी की, उसकी आधी और आधी से कम ही इनकम है कौन सी, पैसिव इनकम। अभी करेंगे प्रैक्टिस। अब दूसरा प्रूफ करना होगा तुमको अब इंडिया के लिए कि इंडिया में जो एसेट्स है वो तुम्हारी टोटल एसेट का 50% से कम है। इंडियन एसेट्स, ध्यान रखना ये इंडियन पैसिव इनकम नहीं है, ये टोटल पैसिव इनकम तुम्हारी टोटल ओवरऑल इनकम के 50% और उससे कम है, चाहे वो पैसिव इनकम इंडिया से हो या इंडिया के बाहर से हो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारा ये एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस कहां है, जनरली इंडिया में ही होगा। ठीक है, तभी तो बोलेंगे इसको एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। तुम उसी से माल खरीद रहे हो, उसी को बेच रहे हो, तो पैसिव इनकम में काउंट करेंगे।
सर अब एसेट की बात करते हैं। इंडिया में तुम्हारा आधे से कम होना चाहिए, लेस देन, इक्वल भी नहीं, लेस देन होना चाहिए। तुम्हारा टोटल एसेट 10 करोड़ का है, तुम्हारी बैलेंस शीट में एसेट 10 करोड़ का है, तो इंडिया में 5 करोड़ से कम होना चाहिए। चलो फिर एम्प्लॉय की बात करते हैं। सर तुम्हारे जो टोटल एम्प्लॉय हैं इंडियन लोकेशन पे, इंडिया में ब्रांच है और इंडिया में एम्प्लॉय हैं, तो वो तुम्हारे टोटल एम्प्लॉय से 50% से कम होने चाहिए। मान लो तुम्हारा इंडिया और इंडिया के बाहर एम्प्लॉय है 100, तुम्हारे इंडिया में भी कुछ एम्प्लॉय हैं और इंडिया के बाहर भी एम्प्लॉय हैं, टोटल है 100, तो इंडिया में 49 या उससे कम एम्प्लॉय होने चाहिए जो इंडिया में काम कर रहे हो या फिर इंडिया के रेसिडेंट हो। एक और कंडीशन, एम्प्लॉय कम हो तो उसके जो सैलरी है वो भी कम होनी चाहिए। बोले ये क्या मजाक है सर? हाँ, मान लो तुम्हारे जो छोटे मोटे वर्कर है कम सैलरी वाले, वो इंडिया के बाहर हैं, लेकिन जो तुम्हारे बड़े बड़े हेड्स हैं, सैलरी, मोटी सैलरी किनको होती है? सीईओ, सीएफओ, डिपार्टमेंट हेड, फैक्ट्री हेड, कंपनी के जो तुम्हारे एम्प्लॉय हैं टॉप लेवल्स के, इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, टॉप लेवल के, वो सब इंडिया में है। तो इंडिया में है, मान लो तुम्हारे 50 में से 10 मेन एम्प्लॉय हैं जिनके पास कंपनी को चलाने का एक तरह से पूरा कंट्रोल है, वो सब इंडिया में है, और बाकी छोटे छोटे एम्प्लॉय को तुम जानबूझकर बाहर बैठाए हुए हो। नहीं, तुमको दोनों चीज प्रूफ करना होगा। तुम्हारे नंबर ऑफ एम्प्लॉय इंडिया में आधे से कम है, प्लस जो इंडिया में एम्प्लॉय है उनको जो तुम सैलरी दे रहे हो वो तुम्हारी टोटल सैलरी के आधे से कम होनी चाहिए। मतलब छोटे मोटे लोग ही इंडिया में रहें, बड़े बड़े लोग न रहें। ये 4 कंडीशन फुलफिल कर दी तुमने तो माना जाएगा यू आर इंगेज्ड इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। तुम्हारी टोटल सैलरी से के आधे से कम सैलरी इंडियन एम्प्लॉय पे खर्च हो रही हो, टोटल एम्प्लॉय के आधे से कम एम्प्लॉय इंडिया में हो, टोटल एसेट के आधे से कम एसेट इंडिया में हो। 3, इंडिया और बाहर का कंपैरिजन, और ये ओवरऑल तुम्हारी जो पैसिव इनकम है वो तुम्हारी टोटल इनकम के 50% और उससे कम हो। यहां पे इक्वल है, मैक्सिमम 50% वाला कॉन्सेप्ट है, और बाकी नीचे में लेस देन लेस देन लेस देन। सर ये थ्योरी क्वेश्चन भी लिखने के लिए आ सकता है। 4 कंडीशन, 4 मार्क्स, थ्योरी क्वेश्चन। अब जब तुम इसको थ्योरी क्वेश्चन के लिए तैयार करोगे तो अब ये परसेंटेज वाली बात एमसीक्यू में आ जाए, नोबडी नोज। जब तुम इसको, अच्छा इसको मस्ट है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए भी तैयार करना पड़ेगा, थ्योरी के लिए भी तैयार करना पड़ेगा, एमसीक्यू के लिए भी तैयार करना होगा, तो करेंगे ही ना। सेक्शन 91 में 4 पॉइंट थे, करेंगे ही। सेक्शन 90 DTAA रिलीफ के 4 पॉइंट थे, करेंगे ही। वैसे ही ये 4 पॉइंट है, करना ही है। 4 पॉइंट है, करना ही है, इसके बिना कोई गुजारा नहीं है आपका। सर अब ये 4 पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर लिए। कंडीशंस चारों अगर तुम्हारे कंपनी के फेवर में आ गए तो क्या माना जाएगा? कंपनी इज इंगेज्ड इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। अब सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन में चलेंगे इसको प्रूफ करने के लिए। बस खत्म आपका POEM, फिर छोटी मोटी चीजें लिखी हुई है उसको पढ़ लेंगे। अब इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, बट पहले इसको लिख लो। ये आप लिख लिए थे, है ना? ये लिख चुके थे ऊपर वाला। सर ये पैसिव इनकम की लिस्ट याद रखनी होगी। यस सर, अगर ये वर्ड रहे तो जैसे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो ये भी पैसिव इनकम ही माना जाएगा। अगर मान लो क्वेश्चन में है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो सर इन्वेस्टमेंट की इनकम ही तो पैसिव इनकम होती है। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी से तो इंटरेस्ट आता है, उसी से तो डिविडेंड आता है, और इन्वेस्टमेंट को जब बेचेंगे तो उसी से तो कैपिटल गेन आएगा। इन्वेस्टमेंट की इनकम ही तो पैसिव इनकम है। डन, लिख लिया आपने पैसिव इनकम के 6 के 6 पॉइंट्स। अब ये लिखो, ये सारा लिख चुका है, 6 के 6 पॉइंट्स आप लिख चुके हैं, है ना? प्लस के बाद ये लिख लो। डन। अब हम लोग सीधा चलेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे, ठीक है?
और आपको एग्जाम के रात में ये तैयारी करनी है, ये ध्यान रखना। सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स, थिन कैपिटलाइजेशन, सेक्शन 91, सेक्शन 90 की थ्योरी 4 पॉइंट, उसके बाद 115 एडी, 115 एडी एफआईआई की टैक्सेबिलिटी, एनआरआई की टैक्सेबिलिटी, सेक्शन 9 के 8 पॉइंट्स। मैं पूरे ट्रांसफर प्राइसिंग यानी वॉल्यूम 4 इंटरनेशनल टैक्सेशन की बात कर रहा हूं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, 5 मेथड्स और उसके सारे क्वेश्चंस, 5 ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड्स और उसके सारे क्वेश्चंस की तैयारी। प्रैक्टिकल है सारा, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में बोल रहा हूं। थ्योरेटिकली तो क्लास में नोट कराया ही है आपको, हमें तो एओटीपीओ के बारे में भी जानना पड़ेगा, है ना, वो अलग बात है। लेकिन प्रैक्टिकल्स कहां कहां छुपे पड़े हैं। 94A के अंदर भी प्रैक्टिकल है, 94B थिन कैपिटलाइजेशन पे भी प्रैक्टिकल है, 5 मेथड्स में प्रैक्टिकल है, सेकेंडरी एडजस्टमेंट में प्रैक्टिकल है। उसके बाद एक था कि वो एओ जब आपका आर्म लेंस प्राइस डिटरमाइन करता है, ऑर्डर पास करता है, तो क्या रेमेडीज हैं, पेनल्टीज क्या लगा सकता है, टीपीओ के पास क्या एक्स्ट्रा पावर्स हैं, ऑर्डर कब कंप्लीट करना होगा, ठीक। उसके बाद और अगर देखें अभी तक तो वो अवॉइडेबल परमिसेबल एग्रीमेंट, ठीक है, आपने गार में पढ़ा था वो पॉइंट, ठीक है। गार कब अप्लाई होगा, वो 4 पॉइंट थे उसके, वो मैंने आपको क्लास में याद कराया, वो भी तैयार करना होगा आपको। फिर सेक्शन 90 के 4 पॉइंट्स, कब सेक्शन 90 हम सेक्शन 90 डिडक्टेबल बेनिफिट का ऑब्जेक्टिव, सेक्शन 91 के 4 पॉइंट जो एग्जाम में वर्किंग नोट्स का काम करेंगे, जिसके चलते हम रिलीफ लेते हैं 91 की, वो पॉइंट्स। उसके बाद इधर आ जाओ तो आपका सेक्शन 911 से लेकर 918, उसके बाद आपका स्पेसिफाइड फंड 104D, फिर उसके बाद आपका आ जाओ 115 एडी एफआईआई, एनआरआई टैक्सेशन, 115A, फिर टीडीएस के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन जैसे 194 एलसीएलडी। चीजों का ध्यान रखना, मैं आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं। पढ़ाया बहुत अच्छे से आपको वॉल्यूम 4, तैयारी फोड़ देना ऐसे कि कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस वॉल्यूम का ना छूटे। सबसे पहला टारगेट था इस वॉल्यूम में जितनी चीजें हैं उसको समझना, ऑलमोस्ट समझ गए, ठीक। अब है इसके सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन को तोड़ फोड़ देना, कोई भी प्रैक्टिकल कहीं से कुछ भी पूछे तो बनना चाहिए। तीसरा रिवीजन करते समय सेक्शन की लिंकिंग करना, जैसे मैंने बोला थिन कैपिटलाइजेशन 94B, सेकेंडरी एडजस्टमेंट तो उसके लिए सेक्शन, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर उसके लिए सेक्शन, एओ के लिए सेक्शन, जैसे सेकेंडरी एडजस्टमेंट 92CE, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर 92CA, एओ आर्म लेंस प्राइस डिटरमिनेशन 92C, एफआईआई 115 एडी, इनकम डिम टू बी एक्रू अराइज इन इंडिया सेक्शन 911 से लेकर 918, रॉयल्टी एफटीएस का टैक्स 115A, स्पोर्ट्स पर्सन का टैक्स 115BBA। मैंने बोला था ये सब लिंकिंग करना। और चौथे स्टेप पे आना, जहां जहां मैंने बोला है ये ध्यान रखना, ये थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, ये थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, ये कंडीशंस हैं, यहां से थ्योरी क्वेश्चन पूछ सकता है, यहां से थ्योरी क्वेश्चन पूछ सकता है, काफी जगह बोला। अब तुम उसके थ्योरी की समरी बनाओगे तो 5 पेज का होगा, पूरे बुक में 5 पेज की समरी होगी, 6 पेज की समरी होगी, जहां मैंने बोला याद करना है, बस इतना ही तो है। तो इस वॉल्यूम की तैयारी करने में आपको डरना नहीं है, मैं सिर्फ इतना ही आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं। डन, ये लिख लिए, वीडियो रोक के। अब सीधा चलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे। वापस आ जाएंगे इन सब पे, देखो काफी जगह मैंने बोला है कहां कहां इंपॉर्टेंट है, मार्किंग कर दी है मैंने, मैं मार्क करवा दूंगा, है ना, कहां से एमसीक्यू आएगा, कौन सी थ्योरी एग्जाम के पढ़नी है। अब देखो यहां कुछ नहीं लिखा है, मतलब इसको आज पढ़ाऊंगा उसके बाद इग्नोर कर देना, ये दोनों, ये पेज इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इसमें देखो कुछ नहीं लिखा है, मतलब आज पढ़ाऊंगा इग्नोर कर देना। एग्जाम्पल, यही सब एग्जाम्पल तो अभी क्लास में डिस्कस करना है हमें, ये पेज, ये सब मैं नोट करा दूंगा आपको, डोंट वरी। अभी सीधा चलते हैं इस क्वेश्चन में। सर सीए के क्वेश्चन है, हम नहीं करेंगे ऐसी गलती मत करना। दिसंबर 21 में पीओईएम पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया और मैं ये बच्चों को 2 साल से करवा रहा हूं क्लास में। सर पिछले 2-3 साल से सिलेबस में आ रखा है पीओईएम सीएमए फाइनल के, और मैं बच्चों को 2-3 साल से ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा रहा हूं। दिसंबर 21 में पीओईएम पे क्वेश्चन आ गया, कुछ तो आएगा, पहली बार पीओईएम आ गया। तो 2 क्वेश्चन है अपने पास अभी बुक में, दोनों क्वेश्चन सीए के हैं। दिसंबर 21 का सजेस्टेड इंस्टीट्यूट रिलीज कर दे तो वो भी इसमें आ जाए। इंस्टीट्यूट की माया,
करती नहीं है। बट ऐसा मत सोचना कि सीए का क्वेश्चन है हम क्यों करें सर, हम तो सीए में फाइनल के स्टूडेंट है, हमारा तो ऑनलाइन एग्जाम है, हमारे में थोड़ी ना आएगा। ये बेवकूफी मत करना, फंस जाओगे, फंस जाओगे। अब इस क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। एक चीज तो पता चल गया, कंपनी इंडियन कंपनी नहीं है। सिंगटेल लिमिटेड इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन सिंगापुर। ये इंडियन कंपनी नहीं है, लेकिन इसमें इंडियन कंपनी की 55% भागीदारी है। तो क्या हमने ऐसा पढ़ा कि इंडियन कंपनी अगर किसी फॉरेन कंपनी में 55% शेयर रख ले तो उसका पीओएम इंडिया? नहीं सर, ये दो अलग अलग कंपनी है। सिंगापुर की कंपनी का मैनेजमेंट डिसीजन वहां के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ले रहे होंगे। अब गोदावरी प्राइवेट लिमिटेड एक इंडियन कंपनी 55% शेयर होल्ड कर रही है, तो 2-3 डायरेक्टर इसके भी होंगे वहां। जरूरी थोड़ी है ना कि गोदावरी के डायरेक्टर इंडिया में रहते होंगे। गोदावरी ने सिंगापुर में एक कंपनी बनाई, खरीद ली, 55% की होल्डिंग कर ली, तो उसमें जो डायरेक्टर्स होंगे वो गोदावरी कंट्रोल कर रही होगी उनको, लेकिन वो डायरेक्टर वही होंगे, मान लो सिंगापुर में सेटल्ड है और डायरेक्टर भी है इस कंपनी के। अब सब्सिडरी है ना, सिंगापुर की कंपनी सब्सिडरी है, फॉरेन कंपनी है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि इसकी होल्डिंग कंपनी इंडिया में है इसीलिए इसका पीओएम इंडिया, ये नहीं, ऐसे नहीं सोचना है। अब देखो सिंगटेल जो है, सिंगटेल लिमिटेड सिंगापुर की कंपनी है, लेकिन उसका इंडिया में भी ब्रांच है और सिंगापुर में भी ब्रांच है। सर ये जो इंडिया है, इंडिया ये इंडियन ब्रांच है किसका? सिंगटेल का। गोदावरी से कोई लेना देना नहीं है। तुम सोचोगे कि ये इंडिया वाला डेटा गोदावरी का है और सिंगापुर वाला डेटा सिंगटेल का है, ऐसा नहीं है। ये दोनों डेटा क्या कह रहा है? सिंगटेल लिमिटेड हैज इट्स प्रेजेंस इन इंडिया ऑल्सो, द डिटेल्स रिलेटिंग टू सिंगटेल लिमिटेड इज एज अंडर। तो बोला सर ये गोदावरी को क्यों दिया? कंफ्यूज करने के लिए। ठीक, अब एक चीज हमारे फेवर में यहां मिल चुकी है नीचे, इनकी 7 बोर्ड मीटिंग में से 4 सिंगापुर में हुई है। ये हमारे फेवर में आ गया। फेवर मतलब एनआर बनाने की तैयारी है इसको, फॉरेन कंपनी सिंगटेल लिमिटेड को एनआर बनाने की तैयारी है। अब हमें यहां से यहां तक पढ़ के प्रूफ करना है कि ये इंगेज्ड है किसमें? एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया में। तो एक पॉइंट था सर आपका किससे रिलेटेड? एक पॉइंट था किससे रिलेटेड? एसेट्स इंडिया में 50% से कम होने चाहिए। तो यहां से यहां तक एक पॉइंट है, एसेट्स इंडिया में 50% से कम होने चाहिए, फिक्स एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, अदर एसेट्स, ये एक पॉइंट है सर। उसके बाद हमने बोला पैसिव इनकम ओवरऑल इंडिया के बाहर सब मिला के जो पैसिव इनकम है वो इसकी ओवरऑल इनकम से 50% और उससे कम होनी चाहिए। तो यहां से लेकर यहां तक पैसिव इनकम है। और देखो इंक्लूड्स है, इंक्लूड्स तो फंस मत जाना। इस 25 में ये तीनों इंक्लूडेड है, इस 50 में ये तीनों इंक्लूडेड है। ठीक, ये 25 सर, ये तो 40 और 120 वाला तो ऊपर चला गया एसेट में। ये 25 और ये 20 इनकम है, ये 50 और ये 15 इनकम है। ये 2, 3, 5 इस 25 के अंदर है, ये 4, 5, 10 इस 50 के अंदर है। तो हम इनकम की बात कर लेंगे। फिर बात थी नंबर ऑफ एम्प्लॉय की, तो ये दूसरा पॉइंट। एक पॉइंट था नंबर ऑफ एम्प्लॉय आधे से कम होने चाहिए, तो देखो नंबर ऑफ एम्प्लॉय यहां पर है, ये तीसरा नंबर पॉइंट। फिर था पेरोल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर का आधे से कम होना चाहिए उसी इंडियन एम्प्लॉय पे, तो ये हो गया आपका चौथा पॉइंट। बस 4 पॉइंट को तुम प्रूफ कर दो इन द फेवर ऑफ सिंगटेल लिमिटेड फॉरेन कंपनी, और इसका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया पहुंच जाएगा। बोर्ड मीटिंग पहले ही आधे से अधिक इंडिया के बाहर हो रही है। फाइनल आंसर नॉन रेसिडेंट, इसका आंसर है नॉन रेसिडेंट। इजी क्वेश्चन है। अच्छा, यहां एक और बेवकूफी करती है हमारी इंस्टीट्यूट, हमारी सीएमए इंस्टीट्यूट बेवकूफी क्या करती है? जो क्वेश्चन का पैटर्न पूछती है, भाई कोई नया क्वेश्चन पूछते हो तो वैसा क्वेश्चन अपने स्टडी मैट में डाल दो, सप्लीमेंट्री में डाल दो, वर्कबुक में डाल दो, मॉक टेस्ट में डाल दो। नहीं, हम सीधा एग्जाम में पूछेंगे। क्यों? सीएनसी मान लो मैं कह रहा हूं, ऐसा होता नहीं होगा। नहीं जी, पीओएम का प्रैक्टिकल क्वेश्चन सी इंस्टीट्यूट ने पूछा है तो हम भी पूछेंगे। भाई सी इंस्टीट्यूट कभी भी जब इस तरीके का खतरनाक सा क्वेश्चन पूछती है ना, जैसे मान लो फर्स्ट टाइम सी इंस्टीट्यूट ने अपने फाइनल के एग्जाम में पीओएम का क्वेश्चन डाला, तो ऐसे नहीं डालती है वो। कहीं ना कहीं बच्चों को मॉक टेस्ट, एमटीपी सीए फाइनल में भी आती है, आरटीपी नहीं तो
आपका सप्लीमेंट्री, नहीं तो स्टडी मैट, कहीं ना कहीं वो डाल देती है वो पैटर्न। वो पैटर्न जो इंस्टीट्यूट एग्जाम में पूछेगी वो एकदम ऑल टुगेदर नया पैटर्न नहीं होता, उसका हिंट स्टडी मैट में मिल जाता है, प्रैक्टिकल के लिए मैं बोल रहा हूं, आरटीपी में मिल जाता है, मॉक टेस्ट में मिल जाता है, कहीं ना कहीं वो हिंट 90% केस में मिल जाता है सीए इंस्टीट्यूट की तरफ से। इसलिए सीए इंस्टीट्यूट में मतलब देखो, पढ़ा मैं आपको रहा हूं, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं आपको बोल रहा हूं कि यू आर डूइंग वर्स्ट थिंग्स, नहीं, ऐसा नहीं है, बट कोई पैटर्न पता तो चले। स्टडी मैट कुछ और कहता है, मॉक टेस्ट कुछ और कहता है, एग्जाम में कुछ और पूछते हो, सजेस्टेड रिलीज नहीं करते हो, तो कैसे स्टूडेंट को आइडिया लगे और कैसे फैकल्टी को आइडिया लगे कि हम क्या पढ़ाएं? दिक्कत वहां आती है। तो अब क्या करें? जो मेरे पास बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने मैं रख रहा हूं। पीओईएम आपके सिलेबस में है, पीओईएम के गाइडलाइंस भी आपके सिलेबस में है, खाली क्या मिसिंग है इंस्टीट्यूट की तरफ से? पीओईएम के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, और इंस्टीट्यूट ने दिसंबर 21 में क्वेश्चन पूछ दिया। तो जो करा रहा हूं उस पर भरोसा करो, बस इतना मैं कहूंगा। ये नीचे का जो सोर्स है, ये सोर्स से कॉन्फिडेंस आपको बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। वेस्ट ऑफ टाइम नहीं, सर सीए का क्वेश्चन क्यों करा रहे, इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, ऐसे नहीं सोचना है आपको, ठीक है। सर क्वेश्चन को अगर खुद अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो वीडियो रोक लीजिए, नहीं तो मैं तो इसी पे भी समझा दूंगा जो बातें नीचे लिखी हुई हैं। एक बार खुद अटेम्प्ट कीजिए, प्रूफ करने का कोशिश कीजिए कि पैसिव इनकम 50% और उससे कम है, इंडियन एसेट्स की वैल्यू 50% से कम है, एम्प्लॉय 50% से कम है, एम्प्लॉय के जो एक्सपेंसेस है पेरोल वो 50% से कम है, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, बोर्ड वेटिंग आधे से अधिक आउटसाइड इंडिया, हेंस एनआर, बस खत्म। 6 से 8 मार्क्स आपके। सर इस 55% का क्या कंट्रीब्यूशन है? कुछ नहीं, कंफ्यूज करने के लिए था, नॉट रेलेवेंट। 55 को तुम 100 कर दो, आंसर में कोई चेंज नहीं। बोला सर 55 को हटा के 100 कर देते हैं, कोई चेंज होगा क्या? कोई चेंज नहीं। सर होली ओन्ड सब्सिडरी है, क्या फर्क पड़ता है? होली ओन्ड सब्सिडरी है तो उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग है, मेरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग है। एक सब्सिडरी डिस्टिंक्ट होती है अपने होल्डिंग कंपनी से। क्या पढ़े पहले क्लास में? किसी फॉरेन कंपनी होल्डिंग कंपनी की इंडिया में सब्सिडरी है, इसका यह मतलब नहीं कि इंडिया में उसका बिजनेस कनेक्शन है। पढ़े हैं क्लास में ना? किसी फॉरेन कंपनी की इंडिया में सब्सिडरी 100% तो उसका मतलब इंडिया में उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है? नहीं, ऐसे नहीं करना है एग्जाम में, ठीक। अब वीडियो रोक के खुद एनालाइज करना है तो कर लो, नहीं तो कंटिन्यू रखो मेरे साथ। डन। कुछ बच्चों ने वीडियो रोक के अपना दिमाग लगाने की कोशिश की होगी। दिमाग क्या लगाना है? सर 12, 8, 20 और 8/20 परसेंटेज दिखा देना कि 50 से कम है, एक कंडीशन सेटिस्फाइड। सर 70/160 परसेंटेज दिखा देना और बोलना ये 50 से कम है, दूसरा कंडीशन सेटिस्फाइड। ये 70 और 90 दो एम्प्लॉय हैं, दोनों अलग अलग कंट्री में और वहीं के रेसिडेंट हैं, तो 70 और 90 160, और इंडिया में एम्प्लॉय तो 70/160 परसेंटेज 50 से कम आ गया, बस। सर एसेट्स, इंडिया का एसेट्स तो ये रहा, इंडिया का एसेट्स कितना 210 और ये है बाहर का एसेट 400, तो रेशियो 210/610, टोटल 610 और इंडिया 210, ये भी 50% से कम है। सर पैसिव इनकम, अब यहां दिमाग लगाना पड़ेगा तुमको। पहले तो टोटल इनकम लिख लेते हैं, ट्रेडिंग ऑपरेशन से इंडिया में इनकम और इंडिया के बाहर इनकम, ठीक। और नीचे देखो ये ट्रेडिंग ऑपरेशन है एक, और ये सब एक के अंदर है। नीचे आ जाओ, 2 इंटरेस्ट डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स 20 + 15, तो मेरा डिनोमिनेटर तैयार हो गया। अब ऊपर न्यूमरेटर, तो ऊपर में 20 भी आएगा और 15 भी आएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की इनकम है, डिविडेंड और इंटरेस्ट। और अब देखो यहां आप खाली परचेज कर रहे हैं, यहां आप खाली सेल कर रहे हैं, यहां आप दोनों चीज कर रहे हैं विथ योर एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस। तो 5 और +10 आपकी पैसिव इनकम क्या क्या है, थोड़ा हाईलाइट कर दो। ये पैसिव इनकम है, ये पैसिव इनकम है, ये पैसिव इनकम है, ये पैसिव इनकम है, बस। तो जब ऊपर पैसिव इनकम आपकी कितनी हो गई? पैसिव इनकम 50% और कम होनी चाहिए। पैसिव इनकम हो गई ऊपर आपकी कितनी? 50 और अपॉन 110, तो ये भी 50% और उससे कम हो गई,
बस इसका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, लिख लो, देख लो। क्या कहता है, ये तो ज्ञान हो गया। एक कंपनी को रेसिडेंट कब मानेंगे, इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है पीओईएम इंडिया से बाहर होने के लिए, कि उसका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है या नहीं है। हमें प्रूफ करना है आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड के लिए 4 कंडीशन याद रखोगे तभी तो लिखोगे, ये 4 कंडीशन याद करोगे तभी तो लिखोगे। इसलिए तो मैंने बोला थ्योरी क्वेश्चन मस्ट बोल के आप 3 to 4 मार्क्स के लिए इसको ध्यान रख लेना, याद कर लेना। जब तक ये याद नहीं होगा तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बना सकते, जब तक ये याद नहीं होगा तुम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बना सकते। चारों कंडीशन फुलफिल हो गए तो क्या मानेंगे, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। तो यही अब देखो प्रूफ करना शुरू कर दिया, ये देखो प्रूफ हो गया। ठीक, 50/110 हमारा भी 50/110 आया था। ये प्रूफ कर दिया एसेट के बारे में, ये प्रूफ कर दिया एम्प्लॉय के नंबर के बारे में, और ये प्रूफ कर दिया पेरोल एक्सपेंस के बारे में, और अंतिम में कंक्लूजन कर दिया क्या, कि तुम्हारा एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है और तुम्हारा आधे से अधिक बोर्ड मीटिंग भी बाहर हो रहा है। फाइनल कंक्लूजन, यू आर नॉट रेसिडेंट इन इंडिया। कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, कंडीशन 4 प्रूफ कर दो, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया बना दो, एनआर बना दो। बहुत इजी है, बहुत ही इजी। अब यहां कुछ नोटिंग करनी थी समझाने के लिए तो मैंने आपको की, अब लिखनी है तो इसमें से लिख लो कुछ। डन, वीडियो रोक के कुछ नोटिंग वोटिंग करनी थी, कर ली। अगला एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको बताना है कि आपका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है या नहीं है, सिर्फ इतना ही बताना है। और आपको एक यहां सजेशन देना है। तो ये मुझे अच्छा लगा, ये सजेशन जो है ये मुझे अच्छा लगा, मतलब ट्रिकी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। सर फिर से 60% इंडियन कंपनी का शेयर्स है फॉरेन कंपनी में, और फॉरेन कंपनी के इंडिया में भी ब्रांच है और श्रीलंका में भी ब्रांच है। 60% से कोई फर्क नहीं पड़ता। जॉन बटलर टेक्स इंक इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन कोलंबो, श्रीलंका। 60% आर हेल्ड बाय इंडियन कंपनी। 60 हो 80 हो, सर 60 को 80 कर दो, 80 को 90 कर दो, 90 को 100 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ये जो बटलर है, बटलर टेक्स इंक, इसका इंडिया में भी प्रेजेंस है, ये इंडियन ब्रांच और ये श्रीलंकन ब्रांच। ठीक, बोथ ये दोनों जॉन के ही हैं, जॉन बटलर टेक्स इंक के ही ये दोनों ब्रांच हैं। सर ये जो आई प्राइवेट लिमिटेड है, ये इंडिया वाला आई प्राइवेट लिमिटेड है, ऐसे ना मान लेना, दोनों जॉन के ही ब्रांच है। मतलब समझो कि इनके 2 डिपार्टमेंट है, 2 ब्रांच है, एक इंडिया में एक श्रीलंका में। अब 4 पॉइंट है, फिर से यहां पे दिमाग लगाते हैं। फिक्स एसेट्स, इंटेंजिबल अदर एसेट्स, तो ये 1 पॉइंट हो गया। इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग ऑपरेशन, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो ये तुम्हारी पैसिव इनकम हो गई। और ये पूरा यहां से यहां तक इनकम के लिए हो गया। नंबर ऑफ एम्प्लॉय, सर सैलरी, पेरोल एक्सपेंस नहीं दे रखा है तो एज्यूम कर लेना। पेरोल एक्सपेंस क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो इसके लिए एजम्पशन ले लेना होगा आपको कि आधे से कम ही है इंडिया का पेरोल एक्सपेंसेस, आधे से कम ही है इंडिया का पेरोल एक्सपेंस। सेकंड पॉइंट को छोड़ दो अभी नीचे, फर्स्ट पॉइंट खाली तुम 3 पॉइंट के बेसिस पर जज कर दो परसेंटेज फेवरेबल है या नहीं। इंडियन एसेट्स 50% से कम होना चाहिए, इंडिया में नंबर ऑफ एम्प्लॉय 50% से कम होना चाहिए, और पैसिव इनकम ओवरऑल इनकम के 50% एंड उससे कम होनी चाहिए। ये प्रूफ करके तुम बता दो इसका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है या नहीं। उसके लिए तुमको ये एजम्पशन एक और लेना पड़ेगा, क्या, कि इसका पेरोल एक्सपेंडिचर इंडियन एम्प्लॉय के ऊपर आधे से कम है, क्योंकि डेटा नहीं दे रखा है पेरोल एक्सपेंसेस का। ठीक, इसको करने के बाद हम लोग जाएंगे पीछे कुछ थ्योरी पढ़ने के लिए। ठीक, एग्जाम ओरिएंटेड, और कुछ पॉइंट्स इररिलेवेंट हैं, कुछ पेज इररिलेवेंट है, वो मैं आपको कटवा दूंगा। इसको आप खुद एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, आप परसेंटेज खुद निकालना चाहते हैं, निकाल लीजिए। नहीं सर आप ही बता दो, कोई बात नहीं, मैं तो बता दिया ना। मुझे तो यहां पर टोटल दिख रहा है 160, और यहां का टोटल कर लो, रेशियो निकाल लो। पैसिव इनकम का टोटल 43 दिख रहा है, ओवरऑल इनकम देख लो कितनी है, उसको 43 डिवाइड बाय ओवरऑल इनकम कर लो। ये तो साफ साफ दिख रहा है 40 और 60 में 40/100, 40/100। अभी ये हमारे परसेंटेज बिलो 50 है। अब ये आपको बोलता है कि 30 एम्प्लॉय और हायर करने हैं। अब इसमें आ जाओ,
ये पॉइंट बोलता है 30 एम्प्लॉय और हायर करने हैं इंडिया में। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऊपर वाला क्या दिमाग लगाना, वो परसेंटेज निकाल लेना, नीचे सॉल्यूशन है, ये समझाता हूं। सर ये आपसे सजेशन मांग रहा है कि इसको इंडिया में और मैन पावर चाहिए। दो ऑप्शन है। ऑप्शन 1 कि वो 30 एम्प्लॉय हायर कर ले इंडिया में। तो अगर 30 एम्प्लॉय हायर कर लिया इंडिया में, तो इंडिया में हो जाएंगे 40 प्लस 30 70, और टोटल हो जाएंगे 40 प्लस 60 प्लस 30, ये हो जाएंगे 70 अपॉन 130। रेशियो खराब हो गया, रेशियो पहुंच गया 50% और ऊपर। ये तो काम गलत हो जाएगा। अगर तुमने इंडियन ऑपरेशन को एक्सपेंड करने के लिए इंडिया में 30 एम्प्लॉय हायर कर लिए, तो इंडिया में एम्प्लॉय का रेशियो 50% और मोर हो जाएगा। मतलब तुम प्रूफ नहीं कर पाओगे कि यू आर इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। तो ये काम मत करो। सर दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि ये काम मैं दूसरे से आउटसोर्स करवा लूं। आउटसोर्स करने वाली एजेंसी 15 एम्प्लॉय में ही कर देगी, 15 एम्प्लॉय में कर देगी। तो सर ये जो हमने खुद एम्प्लॉय नहीं रखे, हमने कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय रख लिए। हमने ये काम 30 बंदों वाला काम, खुद रखते तो 30 बंदे, हमने एक एजेंसी हायर कर ली और वहां से 15 बंदों से काम करा लिया। तो सुनो, इसको काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे, पहले ये सवाल है। तो यहां देखो क्या लिखा है, यहां देखो क्या लिखा है। एम्प्लॉय इन इंडिया में वो भी एम्प्लॉय आएंगे जो इंडिया के रेसिडेंट हो, और वो भी आएंगे जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हो। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय भी आएंगे, लेकिन आ जाने दो सर, क्या फर्क पड़ता है, आ जाने दो। चलो सर, आने के बाद का रेशियो देख लेते हैं। अगर 40 के अलावा 15 एम्प्लॉय और इंडिया में कॉन्ट्रेक्चुअल आ गए तो क्या होगा? नीचे 40 प्लस 60 प्लस 15, ऊपर 55, नीचे 115। रेशियो 50 से कम ही है, फेवरेबल है। तो डिसीजन क्या दोगे, क्या डिसीजन दोगे? ये तुमसे पूछ रहा है विच चॉइस विल बी बेटर। सर 15 एम्प्लॉय को आप कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू रखो, दैट विल बी अ बेटर चॉइस। इससे आपका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया ही रहेगा, दैट इज द चॉइस। सर मैंने क्या बोला था, ये गाइडलाइंस आने के बाद फॉरेन कंपनी रेसिडेंट न बने इंडिया में, पीओएम इंडिया में ना आए, इसलिए ये लोग अपने बिजनेस स्ट्रक्चर को इस तरीके से इंडिया और इंडिया के बाहर इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। क्या कि इंडिया में पेरोल पे एक्सपेंडिचर आधे से कम हो, इंडिया में आधे से कम एम्प्लॉय हो, इंडिया में एसेट आधे से कम हो, और पैसिव इनकम ओवरऑल इंडिया और बाहर की मिला के 50% से अधिक ना हो। इनको पता है इंडिया में ये रूल आ गया है, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं किए तो बुरे फंसेंगे, रेसिडेंट बन जाएंगे, पूरे ग्लोबल इनकम को इंडिया में जाके टैक्स देना होगा, फिर प्लानिंग क्या फायदा, फिर बाहर बनाने की कंपनी का फायदा क्या हुआ। तो फिर ये लोग अपने बिजनेस को इसी तरीके से स्ट्रक्चर करते हैं। दो तरीके का क्वेश्चन था, दोनों मैंने करा दिया। सॉल्यूशन यहां पर अगले पेज तक यही सब कहानी लिखी हुई है पूरी, ये आप खुद से पढ़ लेना। ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 मैंने आपको सारा समझा दिया, एजम्पशन लेने बात भी। ये मेरी तरफ से तो हो गया, मेरी तरफ से तो हो गया दोनों क्वेश्चन। अब इस पेज का हमें काम नहीं है एग्जाम के लिए, कट कर दीजिए पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 कट कर दीजिए। पेज नंबर 8 का हमें एग्जाम के लिए काम नहीं है, कट कर दीजिए। पेज नंबर 7 और 6 जो अभी बातें की हैं हमने, वही सब बातें यहां लिखी हुई हैं, वही सब बातें यहां लिखी हुई हैं। ये एग्जाम्पल्स हैं गाइडलाइंस की तरफ से। जितनी भी बातें अभी हमने की ना, एसेट काउंटिंग को लेके, नंबर ऑफ एम्प्लॉय को लेके, पेरोल एक्सपेंसेस को लेके, पैसिव इनकम को लेके, वही बात यहां समझा रखी है पेज नंबर 6 और 7 में। 6 और 7 रीडिंग पर्पस के लिए, कोई वैल्यू एडिशन इस पेज पे नहीं है, क्योंकि अभी दोनों क्वेश्चन के थ्रू हम कर चुके। रीडिंग पर्पस, रीडिंग पर्पस। कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, ठीक। अब रीडिंग पर्पस के लिए तो थोड़ा तो समझा दें, समझा देते हैं। एग्जाम की रात में देखने की जरूरत नहीं है इस दोनों पेज को, इस दोनों पेज को एग्जाम की रात में देखने की जरूरत नहीं है। चलो पहले इंपॉर्टेंट बात मार्क करवा देता हूं, फिर आ जाऊंगा इस पेज पे। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है थियरी एस्पेक्ट के लिए, थियरी एस्पेक्ट के लिए दोनों पेज इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं पॉइंट कि दो कंडीशन, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया एंड आधे से अधिक मीटिंग बाहर हो,
तो तुम नॉन रेसिडेंट कहलाओगे, तुम्हारा पीओएम इंडिया के बाहर कहलाएगा, ये मैं करवा चुका। सर पैसिव इनकम क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, मैं करवा चुका। एमसीक्यू हर साल पीओईएम डिटर्मिनेशन करना होगा, ये मैं बता चुका, वही चीज इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉय में कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय भी आएंगे, ये बता चुका, वही चीज मैंने यहां इंपॉर्टेंट लिखी है। और यही 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट जो लिखा है यही तो मैं बता रहा हूं अभी पिछले 2 क्वेश्चन में। ऑलरेडी जो हाईलाइट चीजें हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक, अब हम लोग आते हैं इस पेज नंबर 6 पे। 15-20 मिनट और लगेगा खत्म करने में, 15 से 20 मिनट और लगेगा हमें पीओईएम खत्म करने में और आज की क्लास खत्म करने में। ठीक,